आज से द्वितीय सत्र में सभी का पुनः स्वागत। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गर्मा बेस्ट उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मधु जोशी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मनोज कुमार वर्मा जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नरेंद्र सिंह जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर है और हमारी फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पद्मा राव जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्ता जैन जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बीना शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। अगर इसके अतिरिक्त अन्य किसी ने ज्वाइन किया है तो उनका भी स्वागत है। हम लोग अभी समवाय फाउंडेशन समवाय क्लासेस में चर्चा कर रहे थे कि चाइनीज में जो ट्रेटाइज 16 है उस पर कैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसके चैप्टर्स पर हम लोग तीसरे चैप्टर पर बात कर रहे थे। अब हम लोग कुछ आयुर्वेदिक में हमारा चरक 3 और हमारा कुछ जो हमारा कोर्स में है उसके इतर भाग 1 थोड़ा सा उसमें अधिक पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट जरूर है जो कुछ रिलेवेंट है, तो उन पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे बीच में रेखा अग्रवाल जी ने ज्वाइन किया हुआ है, उनका स्वागत है। ये भाग 1 जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है उस पर हम लोग बहुत चर्चा नहीं, थोड़ा सा करेंगे, जहाँ बहुत आवश्यक है वहां पर चर्चा करेंगे। तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर को हम लोग जान रहे हैं पहले से, और सेमेस्टर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि आयुर्वेद है आयु का ज्ञान है, तो लाइफ स्टाइल के बारे में है। और आयु क्या है वो परिभाषित है, वो हमारे नॉर्मल जीवन को जो हम लोग समझते हैं वो नहीं है, बल्कि आयुर्वेद की एक अपनी परिभाषा है। और वेद माने हम लोग समझते हैं, वेद माने ज्ञान, तो जीवन के लाइफ प्रोसेस या लाइफ स्टाइल या लाइफ के बारे में कैसे क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में, लाइफ में सब शामिल है, जीवन दर्शन सब। वो उन्होंने ये कहा कि ये क्यों आयुर्वेद बेटर है उसके बारे में बता कि हित और डिफिनीशन, शायद ही डिफिनीशन कहीं दी जा जाता हो, लेकिन हम कहा हिता हितम सुखम दुख मायुस तस्य हिता हितम और मानंच तच्च यत्रोक्त मायुर्वेद से उचित है। वो है कि हमारा हित और अहित, सुख और दुख किसमें है और उसके किन किन कारणों की वजह से, या उनमें हमको पथ्य, या आपको पथ्य हमारे लिए क्या अहितकर क्या है, हमारे लिए हितकर क्या है, क्या क्या हमको खाना चाहिए, क्या हमको कार्यवाही करनी चाहिए, इन सब का जिस उनका मान माने प्रमाण, प्रमाण को मान, पैमाना जिसको बोलते हैं, प्रमाण माने पैमाना, मान, वो जहां पर है उन सबको हम लोग यत्र उक्त जहां पर कहा गया है उसको आयुर्वेद कहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये आयु क्या है, तो उसको कहा कि शरीर इंद्रिय सत्पात्म संयोगो धारी जीवितम और नित्य गच्छानुबंध से पर्याय। ये क्या है, शरीर इंद्रिय मन और आत्मा के संयोग को हम जीवन कह रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं आयु, उनको कह रहे हैं धारी। धारी इसलिए कि इन सब आत्मा के साथ इन सब चीजों को धारण करता है, इसलिए धारी। जीवित इसीलिए क्योंकि वो जीवित जब तक ये सब चीजें हैं तब तक जीवित है। नित्यग है, नित्य गतिशील है, जब तक गतिशील रहेगा तभी जीवन है। अनुबंध है, आत्मा का शरीर के साथ अनुबंध है कि वो कितने वर्ष तक एक शरीर के साथ रहेगी, फिर वो नहीं रहेगी, फिर वो दूसरे शरीर के साथ जुड़ जाएगी, इसलिए उसको अनुबंध कहा गया है।
तो हमारे देखिए की जो है, की जिनकी बात हम करते हैं वो हम लोग कहते हैं की है, ची है, प्राण है, आत्मा है, चेतना, ये सारी चीजें जहां वाइटल फोर्स कहीं पे। हमारे बीच में यशवंती चौधरी ने ज्वाइन किया हुआ है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। तो इन कई नामों से हुआ, हम लोग क्या कह रहे हैं, अब आयुर्वेद में जब हम लोग आयुर्वेद में बात कर रहे हैं तो हम लोग चेतना की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं। इसी को हम लोग, इसी को कहीं प्राण कह रहे हैं, कहीं आत्मा कहा, जो भी है। तो ये सूक्ष्म है, तो पराभौतिक रूप में है। तो हम लोग ने पराभौतिक, जब भौतिक की बात किया तो आयुर्वेद ने इसको 9 द्रव्यों के ऊपर रखा। खादिन आत्मा, मन कालो दिशस द्रव्य संग्रह, और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। कहा कि शरीर, कहा नहीं, कहा कि आकाश, खा में आकाश, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और काल दिशा मन आत्मा, 9 द्रव्यों कहा। तो 9 द्रव्यों में पंच महाभूत कहा, पहले वाले भौतिक हैं, और 4 बाद में जो हुए वो हमारे कहे गए द्रव्य, वो पराभौतिक थे, उनको द्रव्य कहा गया। वहां तम की चर्चा की गई, तम को माना नहीं गया। तम का आविर्भाव या तम का, जैसे तेज फैलेगा वैसे ही तम नष्ट हो जाएगा, और जब तम होगा तो तेज नहीं रहेगा। इसलिए तम और तेज को भाव और अभाव की श्रेणी में रखते हुए उन्होंने तम को एक अलग से द्रव्य के रूप में परिभाषित नहीं किया। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में एस्पस ने, आयुर्वेदिक हमारे संस्थान में, इसमें माना गया उसको तम के रूप में, एक उसको द्रव्य मान लिया गया, पराभौतिक द्रव्य की बात, क्योंकि उत्पत्ति वहीं से हुई है, इसलिए उसको एक द्रव्य माना गया। तो 10 द्रव्य हमारे पास हो गए, पंच भौतिक और पंच पराभौतिक। जिनको भौतिक हैं उनको हम लोग हमारे बीच में सत्यवती कुकरेती जी उपस्थित हैं, बहुत सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि 9 द्रव्यों में अब 10 द्रव्य हो गए, तो 10 द्रव्यों में हमारे आधार पर कार्यवाही करने की या ट्रीटमेंट की हमको सरलता हो गई, ये हमको आसानी हो गई। तो उन्होंने, ये तो जानते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोसीड थेरेपी है, इलेक्ट्रोपंक्चर है डॉक्टर वाल का, इसमें अधिक जानना नहीं है। अब जो ये किताब चरक 3 है, ये इसमें जो हम लोग 10 की हम लोग बात कही थी, 10 द्रव्यों पे आधारित। तो अब चूंकि ट्राइपॉडिक कंसेप्ट माना गया था, शरीर, आत्मा, शरीर, मन और आत्मा तीनों उसके लिए, तो इसलिए ट्राइपॉडिक कंसेप्ट में इस किताब की जो लिखा गया उसमें अधिकांशतः ट्राइपॉडिक है, मतलब 30 सूत्र के बाद आधार पर इसको कहा गया है। तो वही है, तो 3 का आपको हमेशा मिलेगा, 3 घटक तंत्रिका। जैसे देखिए, अब ऊर्जा तंत्र के 3 घटक, अगर हम कहें नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये जो है, कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, ये रक्त को बनाने का काम करता है। रक्त को बनाने का काम कौन करता है, ये हमारी सारी मशीनें करती हैं मिल करके, और हम रक्त बनाते हैं और रक्त को हम बेचते हैं। कहाँ बेचते हैं, सेल को बेच देते हैं जाकर, पैसा नहीं लेते लेकिन बेचते तो हैं, जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उसको दे देते हैं। वहां पर ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन वो अपना काम कर, जो भी काम करना है, एनर्जी। अब ये लेके कौन जाता है, तो एक सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट का है, तो उसने कहा कि हम लेके जाएंगे, तो वो लेके जाता है। अब लेके गया तो सेल ने, देखिए अब यहां पर समझते रहिए, जो हम कहें वेदनाओं का कारण, वेदनाएं माने कष्ट, हमारे शरीर में कष्ट कारण क्या है, कैसे कारण होंगे। उन्होंने क्या किया, शरीर का धर्म हमने निभाया नहीं। शरीर में जब ये हमारा आरबीसी में अंदर बैठा हुआ कौन सा है, बोलिए कौन सा ग्लोबिन है, उसका नाम आप लोग शेयर करिए, कौन सा नाम है, आरबीसी कौन क्या लेके जा रहा है, बोलिए। हीमोग्लोबिन लेके जा रहा है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को लेने के बाद गया और कहा सेल को देने, कहा तो सेल 4
4 अणु ले सकता है। सेल ने क्या किया, उसने कहा नहीं हमको तो एक ही चाहिए, 3 वापस कर दिए। ये शरीर का धर्म है। क्या इस धर्म का निर्वाह हम लोग करते हैं? नहीं करते। हम कहते हैं और ले आओ, और ले आओ, इतना तो कम हो गया, तो खत्म हो गया, झूठ बोल देते हैं। तो यानी शरीर का धर्म निर्वाह, ये मैं कहना वहां पर ये है, यही चीज है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेट करता है इसी रक्त को। और अब मान लीजिए अभी आवश्यक हो, हार्ट कहे ये लेके गया, इसने कहा कि हमको 10 सेल चाहिए, 10 अणु चाहिए। उसने कहा नहीं हमको तो बहुत काम करना है, हमको तो 15 चाहिए सेल, हमको सेल चाहिए, वो हमको रक्त अधिक चाहिए। तो वो निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि उसके पास निर्णय लेने की पावर है ही नहीं। वो तो केवल सर्कुलेट कर रहा, वो तो लेके ट्रांसपोर्टर है और लेके जा रहा। तो देयर शुड बी ए सिस्टम which controls all system and that is known as nervous system. तो 3 सिस्टम हो गए, नर्वस सिस्टम along with, वहां देखिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जोड़ दीजिए एक, देयर इज आल्सो लिम्फेटिक सिस्टम, उसको जोड़ दीजिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। और यहाँ नर्वस सिस्टम में एक और सिस्टम जोड़ दीजिए, आप लोग नाम लेना चाहेंगे कोई, बोलिए। कंट्रोलिंग सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। यस, एंडोक्राइन सिस्टम। nervous system along with endocrine system controls the system, the blood circulatory as well as digestive production system. ठीक है। नाउ हम लोग ये उनका कहना है कि 3 चीजों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ट्राइपोडिक कंसेप्ट है। ट्राइपोडिक कंसेप्ट कहां से आया? उन्होंने कहा कि भाई अभी पढ़ा था ना, हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्था तो परायणम सूत्रम शाश्वतम पूर्णम बुद्धेयम पितामह। तो उन्होंने कहा कि 3 सूत्र है, हेतु सूत्र है और लिंग सूत्र है और औषध सूत्र है। तो लिंग सूत्र क्या कहता है? लक्षण। हेतु सूत्र क्या कहता है? कारण। क्या कारण है, ये क्यों हुआ, ये कारण जान जाए कि हमको नौजिया वोमिटिंग हुई है तो क्या हमको लीवर ब्लड स्टेग्नेशन है, यही तो हमको खोजना है। हमने देखा 4 सिम्टम मिल रहे हैं, हमने कहा यस दिस इज लीवर। उनका पारापरी मतलब लैटिनेटिव आ रहा है, दस्त और वो आ रहा है, और हमारे किनारे पर छाले हैं, जबान में किनारे की तरफ लाल है। तो उन्होंने कहा कि निकाला 2-3 और देखिए, उन्होंने कहा कि लीवर ब्लड, वो लीवर अटैकिंग स्क्रीन, हमने समझ लिया। तो हमारा ये हेतु सूत्र है कि हम लीवर अटैकिंग स्क्रीन बोल रहे हैं। और उसने क्या दिया था, उसने कहा था देखिए जबान में छाले, या हमने पूछा, उसने कहा कि हमको दस्त आ रहे हैं पर, और जो है कभी हमको कब्ज हो रहा है, और भी बताया। तो इन सब चीजों से हमने निष्कर्ष क्या निकाला, ये जो है ये हेतु सूत्र है। तो हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध सूत्र में क्या हमारे पास है? हमारे पास पॉइंट है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की बात कर रहे हैं, हमारे पास आयुर्वेद में नहीं, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हमारे पास पॉइंट है, हमारे पास एक्यू पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स पर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है। ये सब हमारे औषध सूत्र है। तो ये औषध सूत्रों के लिए वही कहा। तो क्योंकि 3 वहां कहे थे तो वही हम लोगों ने कहा भाई 3 वहां है तो हम भी 3 करेंगे। तो जो 3 का कंसेप्ट वहां से आया अनंतमय, वही देखिए। अब ये क्या हो, ये वहां पर है, आपने चरकवन में पढ़ा होगा कि उन्होंने ब्रह्मणा ही यथापूर्व, सबसे पहले ब्रह्म यानी ब्रह्मा जी को ये ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त कैसे हुआ? उन्होंने बुद्धेयम पितामह, ज्ञान क्या? तो ब्रह्मा ही यथापूर्व मायुर्वेदम प्रजापति जग्राह निखिलेना दाना वशिनो च तू पुनस्ततः। फिर उन्होंने क्या किया? आयुर्वेद को, जो प्रजापति माने दक्ष प्रजापति, जिनका कहां पर है? हरिद्वार में जिनका मंदिर है, वो दक्ष प्रजापति, उनको दिया उन्होंने। तो मानस पुत्र थे उनके, तो मानस पुत्र को दे दिया। फिर उन्होंने कहा, फिर उन्होंने दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सन कुमार 4, तो वो उन अश्विनी कुमारों को दे दिया। अश्वभ्याम भगवान शक्र, इंद्र जी को, इंद्र जी का नाम
भगवान इंद्र का नाम एक शक्र भी है, शक्र। ओम शक्राय नमः लास्ट में बोलते हैं जब कोई प्रार्थना पूरी हो जाती है, तो बिना शक्राय नमः के प्रार्थना पूरी नहीं होती। आपको कोई भी जो भी आप पूजा करते हैं तो अंत में आप जाने या ना जाने, लेकिन हमारे पंडित जी जो होते हैं ओम ओम शक्राय, इसलिए जब तक उनका भाग नहीं देंगे, उनके नाम पर जल नहीं डालेंगे तब तक, और 2-3 बार ये नहीं करेंगे तब तो वो शक्र, तो शक्र शक्र है, भगवान शक्र को दिया, शक्र माने इंद्र, तो इंद्र भगवान को दिया। इन ऋषि प्रोक्तो भरद्वाज तस्मात् शक्र मुपागमत, फिर उसको पाने के लिए भरद्वाज ऋषि हमारे यहाँ से प्रयागराज से वो गए और उन्हें शक्र, शक्र माने शक्रालय माने इंद्र, तो शक्र के पास गए और वहां पर उन्होंने अक्षर से ज्ञान प्राप्त किया। सो अनंत पारम त्रिस्कंदम आयुर्वेदम महामति यथावत चिराग सर्वम बुद्धि तन्मना मुनि, जैसे जैसे उन्होंने साक्षात पढ़ा था, जाना था, ज्ञान प्राप्त किया था, वैसे वैसे उन्होंने आए और उन्होंने अपने गुरु शिष्यों को दे दिया। क्या किया बोलिए, सब लोग देखे, थोड़ा शेयर करिए, तब तो मजा नहीं आएगा। ये क्या सिखाता है बोलिए, बोलिए, एक आध लोग बोले कोई। सर शेयरिंग सिखाता है सर, ज्ञान के ज्ञान को दूसरों को बांटना। तो क्यों वो भी तो रख सकते थे, भैया आप खुद लेते, मैं मेरे पास ज्ञान है, मैं तो पैसा लूंगा तभी कम ज्ञान बांटूंगा। ऐसा किया उन्होंने? ये तो नहीं लिखा ना उन्होंने। आज वहां देखिए, वहां उन्होंने भी, इंद्र भगवान ने इंद्र कहते मैं तो नहीं दूंगा, मुझे तो 20 लाख चाहिए, इतना बड़ा ज्ञान मैं तुमको दे दूं। कुछ नहीं किया, वो उनके शरण में गए और उन्होंने हाथ जोड़ा और उनको पूरा ज्ञान दे दिया। ये सारा ज्ञान ट्रांसफर हुआ है, ये सारा ज्ञान ट्रांसफर हुआ है, और ट्रांसफर उसके बाद आए और इन्होंने उसी को अपने शिष्यों को दे दिया। ये है शिष्य, ये है शिष्य उनका। हमको इस शिष्य उसमें परंपरा में एकलव्य नहीं बनना है, हमको इस परंपरा में द्रोणाचार्य नहीं बनना है। यह परंपरा है, इसलिए हम दुखी हैं, इसलिए हम परेशान हैं, क्योंकि इस परंपरा का पालन नहीं करते। ठीक है, चलिए हम तो पूरा बताते हैं शरीर का धर्म क्या है और उनका जो हमारे साथ पहले घटित हुआ उसका धर्म क्या है। ये सब धर्म है, ये सब धर्म है, सिखा रहा है, इससे विरत हो रहे हैं तो आगे पढ़ेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखिए सब। तो ये उन्होंने कहा भरद्वाज ऋषि सुख से जिए, जब तक जिए तब तक सुख से दिए, और उन्होंने अपने शिष्यों को दे दिया उसी क्या। तो ये इसी कहा कि पुण्यतमो वेदो, हम इसी पढ़ा रहे हैं ना, हम उसको खुद ही पालन नहीं कर रहे हैं। दत्ता जैन मैडम, इसी को मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसका पालन मैं नहीं कर रहा हूं, अपने शरीर धर्म का पालन नहीं कर रहा हूं। उसको 4 अणु चाहिए थे, 4 अणु लेके गया था, उसने कहा 1 अणु चाहिए मुझे। अभी और आप देखेंगे और जगह तमाम बताता चलूंगा जहां जहां होगा, ये देखिए ये धर्म था। तो एनीवे आइए, सब तो अब ये कहा त्रिसूत्रात्मक है, त्रिस्तंभात्मक, 3 स्तंभ है इसके, त्रिदंडवत है। सत्व महात्मा शरीरम चा त्रयमेत दंडवत। सत्व माने मन, आत्मा और शरीर, 3 माने मन, आत्मा और शरीर। ये बिल्कुल जैसे आप तिपाई होती है, अगर उसमें से एक चूल किसी के निकल जाए, कोई दंड वो तिपाई, लोक का तिष्ठति संयोजात तत्र सर्वम प्रतिष्ठितम। ये जो लोक है, ये इन्हीं सबसे, लोक माने इस रूप में हमारा शरीर, पुरुष, ये पुरुष का जो लोक है उसमें वो सारे इसी से प्रतिष्ठित होते हैं। दंडवत, मानव शरीर, पुरुष शरीर और मन और आत्मा का समवाय। तो ये देखिए खादीन्य आत्मा आ गया। ठीक है, सेंद्रियम क्यों कहा, ये द्रव्य संग्रह तो है, सेंद्रियम है। अगर इंद्रिय नहीं है तो चेतन द्रव्य नहीं कहा जाएगा, द्रव्य को चेतन नहीं कहेंगे, इंद्रिय होना चाहिए। और अगर इंद्रिय नहीं है अचेतन। क्यों? इंद्रियां ही है जो हमको बाहरी संसार से
आपके मन को अवगत कराती है, और आत्मा आराम से लेटी हुई है, बैठी हुई है, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, और कर बिन कर्म करे विधिनाना, और आनंद रहित सकल रस भोगी। कोई नहीं है, आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिनु बानी पत्ता बढ़ जोगी। वो मन के साथ प्रवेश किया शरीर में, बिना मन के जाना नहीं उसको। जैसे कोई पुराना कोई अधिकारी बिना उसके कमांडो के जाता नहीं है, तो कमांडो है उनके, मन के साथ गया और शरीर में प्रवेश हो गया अधिकार पूर्वक। आगे पढ़िएगा आप लोग। मन शरीर, आत्मा क्या है, शरीर में अधिकार पूर्वक प्रवेश होता है। पढ़िएगा चरक वो वाद प्रतिकफ में। अधिकार पूर्वक क्यों? क्योंकि जानता है हमारा इससे कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए अधिकार है मेरा, इस शरीर में प्रवेश करने का मेरा राइट है, तो अधिकार पूर्वक प्रवेश करता है, लेकिन मन के साथ प्रवेश करता है, और तब जाकर के, और तो मन ही है जो इंद्रियों से संपर्क करता है। जब मन इंद्रियों से संपर्क करता है, कौन है? ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इनसे मन संपर्क करता है, और मन जो जानता है उसको आत्मा को बताता है। आत्मा जानती है ये चीज, तो वो आत्मा चेतन है, उसको सब मालूम हो जाता है, तो वो जब बताती तो आत्मा फिर मन से संपर्क करती है, और मन को ही कंट्रोल करना सारी इंद्रियों का, लेकिन करती आत्मा का। आत्मा करता है, कोई काम नहीं करता तब भी करता है, मन सारा काम करता तो भी करता नहीं। चलिए आगे। तो ये नामकरण वही है, 0 तम। अब उन्होंने ये कहा कि तम जो है इस रूप में कहा गया था कि तम से ही ऋग्वेद का 10वें मंडल कि तम जो है, जब सब था, जब सृष्टि के पहले तम था, अंधकार के पूरे में, उसमें केवल एक सत्ता थी, वो परमात्मा की सत्ता थी, वो कंपन रहित परमेश्वर था। उसके साथ जो सृष्टि थी, जो प्रकृति थी, प्रकृति केवल सलिल रूप में मौजूद थी, प्रकृति सलिल रूप में मौजूद थी, और वो उस सत्ता ने, उस परमेश्वर की सत्ता ने इससे सृष्टि उत्पत्ति, तो इसलिए 0 तम के लिए रख दिया गया, और 10 हो गए हमारे। ठीक, फिर कहा यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा। फिर उधर पहले एक और श्लोक है जो बात रह गया, उन्होंने कहा खाद्य चेतना षष्ठा धातु पुरुष स्मृत। हर जगह आप देखेंगे एक छठी सत्ता की बात हो रही है। 5 हमारी क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। लेकिन क्या इनसे हमारा शरीर बना हुआ है? तो क्या इनके अलावा कोई हमको तत्व चाहिए नहीं, कोई हमको धातु चाहिए नहीं? तब ज्ञान कहाँ से आता है? तो वो है आत्मा, तो उसको चेतना बोलते हैं। खाद्य चेतना षष्ठा, खा मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और चेतना छठवीं धातु चेतना है। जब तक चेतना नहीं आएगी तब तक हम पुरुष रूप में नहीं कहे जाएंगे। पुरुष का तात्पर्य इन धातुओं से है, पुरुष का तात्पर्य नारी और पुरुष से नहीं। तो उस पुरुष की बात हो रही है। तो ब्रह्मांड और पिंड में समानता क्या है? यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंता पुरुषे, और यावंता पुरुषे तावंतो लोके। जो भी कुछ आपको सृष्टि में, लोक में, ब्रह्मांड में दिखाई पड़ती है, कोई भी मूर्तिमंत भाव, वो सब आपके शरीर में है, और जो आपके शरीर में है वो आपके लोक में है, ब्रह्मांड में। ये तुलना है, उसको तमाम स्वरूप है। ये केवल नहीं है कितना, वो इस रूप में भी है कि आपका जो जीवन दर्शन, जैसे आप बचपन है, आप जन्म लेते हैं, तो जब सृष्टि जैसे जन्म लेती है, वैसे भी आपके यहाँ भी जन्म, आपके यहाँ भी गर्भाधान होता है, आपके यहाँ भी सृष्टि जन्म लेती है, वहां भी सृष्टि जन्म लेती है, यहाँ भी मृत्यु होती है, वहां भी काल समाप्त होता है, एक पूरा सृष्टि समाप्त हो जाती है। यहाँ भी क्या है? यहाँ भी बचपन, तो आपका वहां भी काल के रूप में कहा गया है। क्या हम लोग कहते नहीं त्रेता युग है, पहले सतयुग है, तो सतयुग माने जो हम बचपन में है वो सतयुग है, बड़े हो गए तो त्रेता हो गए, और बड़े हो गए, वार्धक्य होने लगे, तो हम लोग क्या हो गए? कल
द्वापर, और द्वापर के बाद कलयुग, तो जब बीमार है तो कलयुग, और अंत में मृत्यु। तो इस रूप में भी है। भगवान शंकर क्या है? रुद्र। तो जो आपके अंदर का क्रोध है वो, जो आपके अंदर अहंकार है वो इंद्र, जो आपके सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बहुत सुंदर कहे जाते हैं, तो आपके जो कांति आभा है उनकी वजह से। जो आपको उत्साह होता है ये मरुद गणों का उत्साह है, मरुद गण जैसे। जो आपके यहाँ अग्नि है वो सूर्य की वजह से। आपके जो आपको आर्द्रता दिखाई पड़ती है आपके हाथों में, आप देखिए हाथ छुए किसी का तो आर्द्रता दिखाई पड़ती है, वो जल की वजह से। और आपका पूरा शरीर मूर्तिमान है। जो आपका शरीर जो मूर्ति बनती है वो आपको, तो जो आपके अंदर बढ़िया वो उसका मोह है वो तम है, तमस है, वही तमस है, वो मोह। उसी तरह जैसे उसका भाव है, तो आपका प्रसन्नता का भाव जो है वो हमारा चंद्रमा हमारा है। तो ऐसे भाव से तुलना की गई थी, अनेक भाव से। ये मूर्तिमंत भाव थे जो लोक में थे और जिनसे पुरुष की तुलना की गई थी। ये चरक संहिता में आपको मिलेगा। ये सब चरक संहिता में पूरा बताया गया। वही यहाँ कहा कि सारी चीजों का जो हम लोग कहते हैं हमको बराबर है, और प्रकृति के साथ हम लोगों ने कहा जोड़ा, हम लोगों ने नर्वस, मॉडर्न साइंस के नर्वस सिस्टम जोड़ दिया है। 3 सूत्र है, 3 सूत्र है। हेतु हम लोग सब पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग इसको आगे रिपीट कर रहे हैं। हेतु सूत्र है, लिंग सूत्र है, और द्रव्य औसत सूत्र है। अब हम लोगों ने कहा कि यहाँ काल, तो काल के रूप में ये इस रूप में दिखा नहीं थी, ये काल का ये रूप नहीं है। ये उसका एक शब्द बताता हूं, ये है उसका जो सही वो है। हेतु सूत्र में कहा गया, देखिए ये पढ़िएगा कि काल बुद्धिन्द्रियार्था नाम योगो मिथ्या न चाति च। तो यानी ये जो कहा गया था काल और बुद्धि और असाध्य इंद्रियात संयोग, तो काल तो है, यहाँ कर्म है। कर्म को बुद्धि, वहां चरक संहिता में काल असाध्य इंद्रियात संयोग और कर्म की जगह उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल किया। तो अब बुद्धि से, क्योंकि बुद्धि के माध्यम से आप कर्म करते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसको कर्म के रूप में स्थापित कर दिया। क्लियर? चरक संहिता में ये सूत्र नहीं है। चरक संहिता में काल बुद्धिन्द्रियार्था नाम योगो मिथ्या न चाति च, यानी अतयोग अयोग मिथ्या योग है। काल असाध्य इंद्रिय संयोग और बुद्धि के साथ, बुद्धि के माध्यम से हम कर्म करते हैं, इसलिए हम लोगों ने कर दिया। तो हेतु सूत्र था, लिंग सूत्र था और औषध सूत्र था, और हेतु सूत्र में 3 था। तो इनके माध्यम से हुआ, और इनका परिणाम क्या हुआ? अगर काल अतयोग अयोग मिथ्या योग है, इन तीनों ट्राइपॉडिक बता रहे हैं ना, 3 वहां 3 यहाँ और 3 यहाँ। उसी तरह परिणाम क्या बता रहे हैं? जरा क्षुधा तशा मृत्यु। ये उधर धीभ्रंश, धी माने धैर्य, धी माने बुद्धि, धृति माने धैर्य, स्मृति माने स्मृति का भ्रंश अगर हो रहा है तो ये प्रज्ञा पराध है। यानी कोई चीज जो हमको करना चाहिए, अगर वो हम नहीं कर रहे हैं तो हम जो है प्रज्ञा अपराध कर रहे हैं। फिर लिंग सूत्र में अभी आगे पढ़ेंगे उस पर। लिंग सूत्र में पूर्व रूप, रूप, उपशय, अनुपशय, संप्राप्ति। वस्तुतः 3 है, पूर्व रूप, रूप और संप्राप्ति 3 है। लिंग सूत्र भी 3 हो गए। उपशय अनुपशय एक ही चीज को, दूसरी जो टेस्टिंग है वो पूर्व रूप, रूप के श्रेणी में नहीं आती, जो चरक कह रहा है। शारीरिक में क्या है? वात पित्त कफ, मानसिक में रजतम। और सत्व मानसिक दोष नहीं है, सत्व एक गुण है। और द्रव्य में देखा हम लोगों ने दोष शामक, धातु, प्रकोप, स्वस्थ, हित कारक। यहीं पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, इसलिए तो वो इसको हम लोग अगर समझ लेंगे तो हम लोग आगे चल के बढ़िया से अपनी बात को कह पाएंगे।
ठीक है। तो अब काल, काल की जो, काल को क्या बोलते हैं, जो काल में भी उन्होंने तीन, अगर ट्राइपोडिक की बात करें तो उनमें तीन भी है, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तीन हुआ, वहां काल भी हो गए ट्राइपोडिक के कंसेप्ट में। लेकिन काल है क्या? काल ऐसी सत्ता है कि कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति, कोई भी चीज सब काल के आवरण में ही जन्म लेती है और काल के आवरण में ही मरती है। काल आपके वायु के समान प्रबल है। काल आत्मा की तरह कभी नहीं मरता, पराभौतिक है। काल आत्मा के साथ जाता है। काल की उपेक्षा, काल आपके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए उसी तरह प्रभावशाली है जैसे वायु, वायु की वजह से आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है, काल की वजह से। काल की उपेक्षा आपने किया नहीं कि आपके व्यक्तित्व प्रभावित, और काल के साथ आपने अगर किया, काल का साहचर्य क्या है? प्रगति का साहचर्य। काल का संपर्क प्रगति का संपर्क है। सवेरे सूर्य उदय हो रहे हैं, हमको पहले सूर्य का स्वागत करना है। सूर्य देवता अस्त हो गए, हमको अब सोने की तैयारी करनी। जो कुछ समय पढ़ने का समय है, हमको अध्ययन करना है। हमको स्कूल जाने का समय है, हमको स्कूल जाना है। हमको विद्या अध्ययन करने का समय हम करना है। खेलने के समय हमको खेलना है। जो काम आपको समय से क्लास अटेंड करनी है, समय से आपको अटेंड करनी है। अगर आप समय से, आपको 11 बजे बुलाया गया है, आप 1 बजे पहुंचते हैं, तब तक वो कहते हैं कि अब तो हमारा फंक्शन खत्म हो गया, धन्यवाद। तो ये आपके व्यक्तित्व को कहीं प्रभावित कर रहा है, जग हंसाई हो रही है। आप मान लीजिए 11 से कोई प्रोग्राम हो, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, और आप 2 बजे करीब पहुंचे, तो क्या कहा जाएगा? बोलिए, लोग क्या कहेंगे आपको? तो यही तो कहेंगे कि आपका स्वागत है, आप बहुत समय पे आए हैं और धन्यवाद, हम तो वाइंड अप हो रहा है। तो जो और लोग हैं, उन्होंने अच्छे शब्दों में कह दिया स्वागत आपका, लेकिन जो लोग हैं वो समझ गए। तो ये काल का है। तो अब इसके ही रूप में ये काल को हम देखेंगे। फिर काल में तमाम उन्होंने किए हुए हैं। अब इसमें दो और भी समझ लीजिए कि जो हम लोग पूर्व में कर, पूर्व जन्म से, अब जन्म और मृत्यु चाइनीज दर्शन में और भारतीय दर्शन में, दोनों में क्या है कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। जो उसको गीता से जोड़िए, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मुह्यति। जैसे हमारे शरीर में कौमारम, यौवन और जरा तीन होती, कुमार होते हैं, यौवन होता है और फिर जरा बुढ़ापा होता, वैसे देहांत ऐसे चाइनीज मानते थे। वो भी कहते थे कि ये एक आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ है। जैसे हम उसमें तो दुखी नहीं होते कि हम बचपन से जवान हो गए, जवानी से बुढ़ापा आ गया तो भी बहुत परेशान नहीं होती। तो फिर मृत्यु की उसमें क्यों? तो वो कंटिन्यूटी ऑफ आ गया। तो जो प्रारब्ध पिछले साल के, पिछले जन्म के जो आप कर्म है, वो उनको प्रारब्ध बोल देते हैं। पूर्व जन्म के जो कृत कर्म का संचित फल है, उसको हम लोग बोलते हैं, उसी को बोले प्रारब्ध। फिर हम लोग जो इसमें करते हैं उसको बोलते हैं पुरुषार्थ। तो दो शब्द हो गए ना, पुरुषार्थ और प्रारब्ध। तो पुरुषार्थ और प्रारब्ध, पूर्व जन्म के कृत्यों का अगर हमको ट्रीटमेंट करना होगा तो कहाँ करना चाहिए हमको? चाइनीज में। प्रतादान मैडम बोलो, कोई बताओ, गर्मा बिस्ट मैडम, कोई बोलिए। प्रारब्ध का हमको करना हो तो कहाँ करना चाहिए? चाइनीज। सर किडनी एसेंस में सर। यस, किडनी एसेंस, किडनी और किडनी एसेंस, क्योंकि वही तो लाई है माता पिता से और ईश्वर से, अपूर्व जन्म से। तो वही हमको करना चाहिए। हमारे यहाँ करना हो तो क्या करना चाहिए? यहाँ पर कौन है? यहाँ पे तो कोई है, कोई एलिमेंट है?
सर लिवर, लंग्स सर, लंग्स। यहाँ 0। ओके, अभी कहा ना कि 0 से आपका जन्म हुआ, 0 से तो जन्म हुआ है, तम से जन्म हुआ है, तो सभी तम से पैदा हुए ना, तो जहां से जन्म हुआ है तो मतलब हमारा, और 0 हमने यहाँ कहा आयुर्वेद में, राइट थम, ये 0 है ना, तो यहाँ पे हमको ट्रीटमेंट यहाँ करना, वो बता रहे हैं। और वहां करना हो, अगर अब आगे हम लोगों ने पढ़ा नहीं है ठीक से, अगर करना हो ग्रहों में तो ग्रहों में करना पड़ेगा। ये लेफ्ट में चक्र और राइट में ग्रह, तो ग्रहों में उपचार करना पड़ेगा। तो जन्म ये है, ठीक। चलिए आगे, तो बता रहे हैं तो ये है आगे, इसमें ऐसे इनसे समझना वहां है, समझना वहां ट्रीटमेंट का पैटर्न। ये जो नॉलेज हमारे पास इसलिए है कि हम इनका यूज कर सके, दिमाग में तुरंत आ जाए कि कहाँ करना चाहिए। अब इसमें जो है थोड़ा बहुत हम हर उंगलियों में हम लोगों ने स्थापित कर दिया है। 3 जोड़ है, तो वात पित्त कफ वाले 3 जोड़ हो गए, 50 स्रोत हो गए, 40 होंगे, 30 तो 30 तो ये हो गए, 30 40 10 स्रोत, नक्ष चक्र में 10 ही तो होंगे, तो 40 स्रोत हुए जहां तक मेरे हिसाब से, 40 से 50 नहीं है, ठीक है। चलिए आगे जो पढ़ाना चाह रहे हैं वो उसको समझ लीजिए बढ़िया से। ये काल के परिणाम की बात है। अब देखिए उन्होंने काल को उससे जोड़ा हुआ है। ये काल की वजह से ही हम लोग है ना का देहिनो, जैसे हम लोग सारे उसमें देखते हैं कि कैसे किस उम्र में क्या परिवर्तन हो जाए, बाल्यावस्था में क्या होना चाहिए, फिर हार्मोनल सिक्रेशन कब होना चाहिए, फिर हम लोग को आगे क्या बोन डेंसिटी कब बननी चाहिए, बोन का डेवलपमेंट 20 साल तक 21 साल तक होता है, फिर 25 साल तक रीमॉडलिंग होती, ये सब काल के ही परिणाम में तो है। तो ये सब आप कैसे बनते हैं, आप मदर फादर बनते हैं, तो मदर फादर बनने का ये सब काल के तो परिणाम में है। तो पहले आपका बढ़ना है, और फिर क्योंकि मृत्यु आवश्यक है, द्रव्य के रूप में है, जनरेशन भी ये भी वहां उन्होंने उसको कह दिया था बाल्य, वो एक अवस्था द्वापर। यहाँ हमने थोड़ा परिवर्तन किया है जो चरक के हिसाब से है। द्वापर युग हमारी वृद्धावस्था है और बीमार अवस्था हमारी कलयुग, ठीक है। वो चरक के हिसाब से कर दिया है। आप अपना जैसे पढ़ना चाहे पढ़िए, ये चरक संहिता में ये लिखा, और ये उम्र का वो है कि कलयुग का कितना है। हम लोग पहले 400 वर्ष था लाइफ, अब जीवेत शरदा शतम की कंसेप्ट आ गया 100 वर्ष। अब काल का स्थूल विभाजन इन्होंने बता दिया है कैसे। उन्होंने कहा कि जो आपका ऋतुएं है 2-2 महीने की, तो 12 मतलब 12 महीने में 6 ऋतु हो जाएंगी। तो 6 ऋतुओं का कंसेप्ट बता दिया कि शिशिर है, उसमें नवंबर दिसंबर में हेमंत है, इनके हिसाब से। फिर एक और कहा, ये 6 माह में पूरा बांटा, आदान काल विसर्ग काल, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा। माघ फाल्गुन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ मास होते हैं आदान काल में। लो न्यूट्रिशन, इसमें आदान माने आदान प्रदान, तो आदान सूर्य मतलब प्रकृति लेती है आपसे, लो न्यूट्रिशन, आपको न्यूट्रिशन देती नहीं है, तो पीरियड ऑफ लो न्यूट्रिशन है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु होगी, शिशिर होगी, वसंत होगी, ये इनमें सब में आपका सूर्य उत्तरायण होगा। कलयुग, ये काल अग्नि युग है, अग्नि गुण, इसलिए कि इसमें सूर्य उत्तरायण है, खूब गर्मी होगी, वायु रूखी होगी, चंद्रमा का बल क्षीण होगा, सूर्य का बल बढ़ा होगा। ये सूर्य और वायु दोनों सांसारिक वस्तुओं का शोषण कर लेते हैं आपसे। और क्या है इसमें, तिक्त कषाय और कटु रसों की वृद्धि होती है। 3 तिक्त कषाय कटु, इनको रस आगे बता देंगे कभी कि कहाँ कहाँ कौन कौन एलिमेंट होता है। तो रुक्ष में तिक्त है, कषाय कटु, और दुर्बलता की प्राप्ति, दुर्बल हो जाते हैं, गर्मी में आदमी ना उठे। फिर पीरियड ऑफ लिबरेशन, उदारवादिता से प्रकृति ने दिया, लिबरेशन दे रही है प्रकृति। कैसे, श्रावण भाद्रपद सावन से शुरू हो गया, आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष अभी शुरू हो गया,
वर्षा, शरद, हेमंत ऋतु। सूर्य दक्षिणायन हो गया। काल सौम्य शीत गुण प्रधान है, वायु में रुक्षता आदि नहीं होती। चंद्रमा का बल पूर्ण, सूर्य का बल क्षीण होने लगा। चंद्रमा सांसारिक वस्तुओं को तृप्त करता है। अम्ल, मधुर, लवण रसों की वृद्धि होती है। अम्ल, मधुर, लवण, इसलिए नहीं, छह रस हैं, तो अम्ल है, मधुर है, लवण रसों की वृद्धि होती है और क्रमशः बल की। अब ऋतुबल, ऋतुबल माने हुआ कि जो ऋतुओं के आधार पर आपका, जैसे गर्मी में आप थोड़ा सा कम बल हो जाएगा, जाड़े में अधिक हो जाएगा। एक आपका प्राकृतिक बल होगा, जो आप प्राकृतिक हुआ, एक आप तमाम पौष्टिक आधार वो लेते रहेंगे, उससे बल मिलता है, तो युक्तिकृत बल वो होता है। एक तो होता है आपको जो पहले से मिला हुआ प्राकृतिक, जैसे आप जन्म हुआ वो आपको। फिर आपका ऋतु बल, आप ही एक ही व्यक्ति है, वो गर्मी में दूसरी तरह रहेगा, जाड़े में दूसरी तरह रहेगा। और फिर एक होगा कि वो आप गए वहां पर जिम में, उन्होंने कहा कि ये प्रोटीन वो प्रोटीन का पूरा डिब्बा दे दिया, कहा 5,000 का पूरा सेट है, ले जाइए इसको खाइए, तो कुछ तो बढ़ेगा आपका। तो वो जो बढ़ा आपका वो युक्तिकृत बल है। युक्त क्या था, आपने कुछ किया, ठीक है। ये 3 बल हो गए। उसी के आधार पर, हॉट कोल्ड के आधार पर पूरा ये दिया हुआ है। फिर 4 प्रहर बता दिया इन्होंने। मुहूर्त के रूप में 4 से 5 बजे का ध्यान चिंतन मनन के लिए है। ब्रह्म की शक्ति योग करके है, इसको आप पढ़िएगा। अब तीन जो है हमारे द्रव्य है, वायु और जल और आपका अग्नि। 3 के है एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। ये तीनों के है ना, अग्नि का टेम्परेचर, एयर का एयर प्रेशर और ह्यूमिडिटी माने नमी कितना, यानी जल। तो 3 शक्तियां हैं, इन्हीं के आधार पर हमारी सारा जो कैलकुलेशन है ये किया गया है। तो 3 तत्व है, अग्नि, वायु और जल, यही सब क्रिएट कर रहे हैं। इन्हीं के आधार पर हम लोगों ने तो किया है कि ये मौसम है, ये मान है। तो ये काल की उत्पत्ति है। काल की उत्पत्ति, अब ये उसमें बताया कि कैसे होता है। ब्रह्मांड, प्लैनेट, सैटेलाइट, ये सब का समवाय है और ये एक दूसरे पे जो चक्कर लगाते रहते हैं, उन्हीं के आधार पर जो परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा कितने दिन में आप कर रहे हैं, इस पर ही पूरा हमारा कैलकुलेशन काल का है, जो काल की गणना के रूप में। काल जो पराभौतिक रूप में है, काल की गणना, काल पराभौतिक रूप में जो है वो अलग चीज है। वो जो है वो कभी नष्ट नहीं होगा, उसके सब गणना भी करेंगे तो भी काल के आवरण में होगा। तो ये कह रहे हैं कि जहां जो सूर्य के करीब है वहां तो गर्मी होगी, जो सूर्य से दूर होगा वो ठंडा। तो फिर सूर्य आपके सामने दिखेगा तो आप दिन कहेंगे, सूर्य पीछे चला जाएगा तो आप रात कह देंगे। इनके आधार पर हम लोगों ने पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरे को मापा है कि ये दिन है, ये रात है, 24 घंटे हैं, इनके आधार। ठीक है, तो वही जिक्र आ गया। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा काल, शरद, हेमंत, ये ऋतु इतने हो गए। तो ये हो गया, आदान काल हो गया। फिर काल की तुल्यता हम लोगों ने कहां से किया है, तो ये हम लोग पेज नंबर 18 में है। तो हम लोग अभी, अब बताइए अभी और बताएं कि क्योंकि हम लोग जो बताना चाहेंगे वो भी आपका ये 3 इस पर कर्म और इनका जो है और साथ में इंद्रियार्थ संयोग को जरूर बताना चाहेंगे, उसी को बताना है। यहीं पर रोक दें, बोलिए बताइए, क्योंकि ये आयुर्वेद वाला कठिन तो नहीं जा रहा है, बोलिए। बताएंगे, कठिन तो नहीं है पर 8:30 हो गया। हाँ, हाँ सर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो फ्री हो गई हूँ। 8:30 हो गया, वो भी पॉइंट समझ रहे हैं, तभी तो हमने बंद किया, थोड़ा 8:30 हो रहा था तुमने कहा। तो ये वर्तनी का है, ये किताब चरक 3 में हम लोग पार्ट 3 से पढ़ते हैं ना। ये पार्ट 1 थोड़ा सा, इसमें 2-3 चीजें बहुत अच्छी हैं कि आप उन चीजों को जान जाते हैं कि त्रिस्तंभ क्या है, और जो स्पेशली
असात इंद्रिया संयोग है वो क्या है, या काल का उपेक्षा या काल का वो, ये सब चीजें हैं। तो ये इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है, वही मेन है। और तो फिर और भी इतना नहीं, और तो सब आपने पढ़ा हुआ है। अनुमान क्या है, और ये उत्पत्ति भेद से द्रव्य के 3 भेद क्या है, इनको थोड़ा सा हम लोग बता देंगे। और फिर हम लोग आगे रस रस जो है उनमें ये बता देंगे कि रस में जो है कौन कौन से द्रव्यों का समावेश होगा, जो द्रव्य, बस इतना बता देंगे, अधिक नहीं। विस्तार से तो आप लोग पढ़ सकते हैं, किताब में लिखा हुआ है, लेकिन वो कौन कौन से रस हैं जो 6 हैं, उनमें कौन कौन से जोड़े जाते हैं, बस ये एक्स्ट्रा क्लासेस के रूप में है, स्पेशल क्लासेस के रूप में है। तो ये पढ़ेंगे तो आप लोग जो आपने पढ़ा हुआ सेमेस्टर 1-2 में, उनके अतिरिक्त ये होगा। और उन्हीं चैप्टर्स को लिया जा रहा है, कोशिश की जा रही है जो आप चैप्टर्स नॉर्मली नहीं पढ़ाए जा रहे कोर्सेज में, तो उनसे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा, फिर आपका ज्ञान बढ़ेगा। और तो आप सेमेस्टर जो करना है तो कर ही रहे हैं। तो इन क्लासेस को आप लोग सुनिएगा जरूर। और हम लोगों का सारा उद्देश्य यही है कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर और चाइनीज एक्यूप्रेशर दोनों की विधाएं हैं, दोनों के बारे में अलग अलग, जैसे हम लोग टीसीएम पढ़ते हैं, हम लोग डॉक्टर वॉल पढ़ते हैं, हम लोग प्रोफेसर पागदेव पढ़ते हैं, हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पढ़ते हैं, हम लोग आगे वाईएनएम में आ गए। जितने भी विधाएं हैं, इनसे हमको करना क्या है, इनसे हमको ये ढूंढना है कि जो लक्षण लेके आ रहा है उस लक्षण से हम हेतु सूत्र को ढूंढ लें, हम ये पता लगा लें कि इसके किस ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम। अगर ये पता लगा लेंगे तो हमारे पास तमाम प्रोटोकॉल है, हमारे पास तमाम प्रोटोकॉल है। और उन प्रोटोकॉल को आप लोग, जो लोग सेमेस्टर 2 कर चुके हैं, उनके आगे देखें कि सेमेस्टर 3 में डॉक्टर वॉल भी, सेमेस्टर 3 में क्रिटाइज 4 भी है। उसमें सब ब्रेन की सारी चीजें दी हुई है कि कहाँ कहाँ जीबी मेरिडियन, यूबी मेरिडियन, इन पर दोनों पर जब चर्चा करिएगा तो बहुत से आपको ट्रीटमेंट उसे मिल जाएंगे। क्रिटाइज 3 में बहुत से प्रोटोकॉल मिल जाएंगे, जो प्रोटोकॉल बिल्कुल बने हुए प्रोटोकॉल। क्रिटाइज 4 में आपको प्रोटोकॉल मिल जाएंगे, जो बने हुए प्रोटोकॉल, उनको आपको कुछ नहीं करना है, उनको केवल वैसे ही पूरा लिखा हुआ है, सेडेट टोन वो भी लिखा हुआ है कहीं भी, तो इनको आप केवल करेंगे। एनर्जी बैलेंस करने का तरीका, एनर्जी जानने का तरीका हम लोग बताते चल रहे हैं। इसमें क्रिटाइज 16 में मिलेगा, क्रिटाइज 7 में मिलेगा, कई जगह मिलेगा, ऐसा नहीं है एक ही जगह। तो ये सब उनको जब पढ़ेंगे और उनको केवल पॉइंट्स लगाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा। और ट्राइपॉडिक कंसेप्ट नहीं बल्कि पूरा होलिस्टिक है, हमारा शरीर सबसे जुड़ा। और ध्यान हमको देना क्या है, यहाँ कलर्स के माध्यम से बात करेंगे। मेरा केवल एक ही रिक्वेस्ट है, नंबर 1, आप कभी चिकित्सा में कभी भी मत भूलिए, नंबर 1 बताइए क्या मत भूलना चाहिए, करेस्पॉन्डेंस क्या है। गर्मा मैडम, करेस्पॉन्डेंस क्या है ये हम लोग जानते हैं ना। सरिता जैन मैडम। जी सर। हाँ, तो करेस्पॉन्डेंस हम जो फंडामेंटल 3 फंडामेंटल है, बताइए पहले हमको क्या करना चाहिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा। करेस्पॉन्डेंस की बस ये जानना हम लोग। सुशील जी बताओ, आप बताओ करेस्पॉन्डेंस में हमको क्या करना है, पहले क्या करना है, दूसरे क्या करना है, तीसरे क्या करना है। सर पहले एक्यूप्रेशर दबाव देना है सर। कहाँ पर? पॉइंट्स पे सर, हाथों में सर, हाथों में। हाँ नहीं, हम ऑर्गन में, जिस ऑर्गन को हम जहाँ, जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम है उस पे दबाव देना है सर। ठीक, वेरी गुड, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप सर फिर उस पे सीड लगाना है, सीड लगाएंगे सर। वो नहीं, इसी में करेस्पॉन्डेंस के ऊपर हमने प्रेशर लगा दिया, चाहे सीड से लगाया, चाहे मेथी से लगाया, मटर से लगाया, वो तो लगा लिया हमने यहाँ पर लगा लिया, हाथ से भी कर लिया, हमने पेन से कर लिया, ये कर लिया यहाँ पर उसी जगह पर। इसके बाद क्या करना चाहिए हम लोगों को, नंबर 2 देखिए, यहाँ उसको नोट करिए कहीं। नंबर 2 स्पाइन। आपको मैसेज कहाँ देना है, बोलिए। आप ऑर्गन में आपने नर्वस सिस्टम।
नर्वस सिस्टम। स्पाइन को हम करेंगे तो स्पाइन से मैसेज जाएगा। और नंबर 3 में कहाँ मैसेज देना किसको है? ब्रेन को सर। ब्रेन यहाँ पर जी, है करस्पॉन्डेंस में। करस्पॉन्डेंस के 3 चरण, हाँ, यहाँ पर। पहले ऑर्गन, नंबर 2 स्पाइन, नंबर 3 ब्रेन। ये पूरा हो गया, दिस इज नोन एज करस्पॉन्डेंस सिस्टम। दूसरा हमको क्या याद करना है कि हमारे पास बीज है, हमने बना रखे हैं, हमारे पास बीज है, हमारे पास कलर है। तो बीज और कलर, बीज तो हम जानते हैं बीज सभी के लिए बराबर है, कलर सबके बराबर नहीं है बराबर? सुशील जी बताओ, कलर सबके बराबर है? नो सर। कलर सबके अलग अलग है, और करस्पॉन्डेंस में 2 सिस्टम अलग अलग है। बोलिए, पहला सिस्टम लंग्स डायफ्राम के नीचे सर। हाँ, डायफ्राम, पहले डायफ्राम। चाइनीज में डायफ्राम यहाँ है और हमारे डायफ्राम यहाँ पर है। हमारे क्या पर है? ऐसे हम करेंगे तो यूं डायफ्राम आएगा। तो हमारे डायफ्राम में अंतर है। अब डायफ्राम के अंतर से कौन चीज और अंतर हो जाएगी? सर लंग्स, स्टमक, लीवर। ठीक, लंग्स, स्टमक। लंग्स, स्टमक नहीं आएगा, स्टमक तो नीचे होता है डायफ्राम के नीचे, स्टमक में परिवर्तन नहीं आएगा। लंग्स में आएगा, हार्ट में आएगा। जहां लंग्स हार्ट इसी में आ जाता था, लंग्स हार्ट दोनों इसी में आ जाएगा, वहां लंग्स हार्ट इधर आ जाएगा। ठीक है जी सर। लेकिन और भी बताइए, पीछे भी तो परिवर्तन हो गया। आयुर्वेदिक में तो उन्होंने कहा कि ये हमारा स्पाइन है, यस सर, सर्वाइकल, और हमारे यहाँ से चली शुरू हो गई। चाइनीज में नहीं कहेंगे, चाइनीज में तो पूरा डायफ्राम यहाँ है ये, तो चाइनीज में T7 तक चला जाएगा, इसमें T8 से यहाँ शुरू हो जाएगा। नहीं होगा ना? बोलिए हाँ या ना। सर नहीं सर, समझ नहीं आया सर। सत्यवती मैडम भी काफी जान गई है, तो बताइए होगा ना? ये परिवर्तन होंगे। तो दो, जब करस्पॉन्डेंस में आप बात करेंगे तो हमारे 2 परिवर्तन और आएंगे जो हमको डायफ्राम को बताएंगे। जो डायफ्राम की वजह से हमारे लंग्स और हार्ट में फर्क पड़ जाएगा, सामने के भाग में, और पीछे के भाग में सर्वाइकल और थोरेसिक में अंतर पड़ जाएगा। सब चाइनीज। सर एक बार और बता दीजिए सर, ये समझ में नहीं आया, थोरेसिक और सर्वाइकल में कैसे अंतर हो रहा है सर? डायफ्राम की वजह से। हमारा डायफ्राम यहाँ पर है, तो हमारा लंग्स यहाँ पर है ना, लंग्स हमारा यहाँ पर है आयुर्वेद में, तो यहाँ पे लंग्स है। तो लंग्स में जब यहीं से करेंगे तो यहीं से शुरू होगा। लंग्स के पीछे जो सारे हैं, सारे थोरेसिक लंग्स के पीछे है ना। हाँ सर, लेकिन C1 C2 तो अंगूठे पे ही आएगा ना सर, थंब के पीछे से। कहाँ बात कर रहे हैं? C1 C7 तक तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, चाइनीज में इस पूरे पोर्शन में ही आपका T7 आ जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यही रहेगा। यहाँ तो लंग्स नीचे जाएगा तो T8 से जाएगा। आप देखिएगा तो जो है, तो सूक्ष्म अभिनव देखिए, सुजोग कोई वाली पढ़िए। जी सर, देखूंगी मैं। उसमें परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि इसी डायफ्राम की, हमारा डायफ्राम यूं है, हमारे लंग्स यहाँ है, उनके लंग्स यहाँ पर है, तो लंग्स की वजह से पीछे सब लंग्स में आ जाएंगे ना। लंग्स तक जो पोर्शन है वो ऊपर थोरेसिक 7 तक आता है, तो वो थोरेसिक 7 इसी में चले जाएंगे। यहाँ से थोरेसिक 8 से शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो उन्होंने बाद में बनाया है ना। याद करिए, जब लंग्स कर दिया तो यहाँ लीवर शुरू कर दिया ना। बताओ, यहाँ चाइनीज में तो लीवर शुरू हो गया, लंग्स तो यही चला गया, अब तो यहाँ लीवर शुरू हो गया। जी सर। अनिल जी आप समझ रहे हैं कि नहीं? और लोग बताएं समझ रहे हैं कि नहीं? सुशील जी समझ रहे हैं कि नहीं? ये बार बार थोड़ा बताया जाएगा। तो ये परिवर्तन आएगा, नोट कर लीजिए इसको, कहीं पढ़िएगा। दूसरा, अब कलर सबके अलग अलग है। तो एक तो ये कि आप करस्पॉन्डेंस में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए आपने लंग्स यहाँ बता दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
और लंग्स को आप सीडेट करना चाह रहे हैं, ठीक। और लंग्स को सीडेट करने के लिए आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं कलर? सर रेड कलर। हाँ? सर आयुर्वेद में DCM में सर। नहीं, आप यहाँ बता दीजिए, ये बताए ना सर रेड कलर सर, रेड कलर। रेड कलर। तो जब रेड कलर आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ यूज करेंगे लंग्स के लिए। लंग्स में जब यहाँ बना देंगे तो चाइनीज है, तो चाइनीज के कलर को यूज करेंगे। लेकिन अगर हमने लंग्स यहाँ बना दिया, याद करिए गरिमा मैडम, देखो अनिल शर्मा जी आप बोलिए, देखेंगे तो तभी समझ में आएगा। सुशील कुमार आप ऐसे बैठे रहोगे तो फायदा क्या होगा, बाद में प्रश्न कोई नहीं पूछ पाएगा ना। तो यही बताना, अगर लंग्स हमने यहाँ दिखा दिया और इनमें ट्रीटमेंट कर दिया तो कौन से कलर से करना चाहिए सेडेशन में? लंग्स की एनर्जी नंबर 1 की है, तो नंबर 2 में क्या? इंडिगो सर, इंडिगो। तो इंडिगो हो गया हमारा डार्क ब्लू। बस ये बताना है, कलर जब इस्तेमाल करेंगे तो जिस सिस्टम को आप इस्तेमाल करेंगे उसका कलर इस्तेमाल करिएगा, मिक्स मत करिएगा कि यहां बना रहे हो और आयुर्वेद का लगा दें। आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है, तो फिर किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर तो मेथी लगाने से क्या फर्क पड़ता है? बहुत से लोग बोलते हैं मेथी से क्या हो जाएगा, क्योंकि जब तक आपका मन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, छोटी मोटी गलतियों की बात नहीं कर रहे, जब तक मन एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक प्रॉब्लम है। तो मन एक्सेप्ट करने दीजिए, जो सिस्टम करे पूरे सिस्टम करे, और तभी हम लोग उसको ठीक से कर पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग करते हैं कि खेमका सर के सपनों को हम लोग पूरा करना है। उनके सपने क्या हैं उनको मालूम है, ईच वन रीच वन, ईच वन ईच वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग फिर मिलते हैं अगले मंडे। हाँ 11 तारीख, 11 को नहीं, अगले मंडे शायद न मिले तो देखिए बता देंगे, डाल देंगे ग्रुप में। तो हम लोग मिलेंगे फिर इसी के आगे 16 में आगे चलेंगे, और अगर हो सका तो इसी का भी, आप ये तो बाकी है भी, इसी में आगे चलेंगे हम लोग आयुर्वेद वाले में, और फिर हम लोग और दूसरा कोई टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए हम लोग सर अभी छुट्टी रहेगी इतने दिन? 3 दिन। यस सर। कौन 3 दिन? नहीं तो सर, मंडे को मिलेंगे आप बोल रहे हैं? ये तो